हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस ड्रामे की स्टोरी बताऊं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड जिहान दिखाया जाता है, जो कि एक वेडिंग में आया हुआ था और यहीं पर आई हुई थी हमारी फीमेल लीड आजयूंग, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में सॉन्ग सिंग कर रही थी। वेडिंग कपल तो उसका सॉन्ग एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में हमारा मेल लीड भी इस सॉन्ग को काफी एंजॉय कर रहा था। अब जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो सभी लोग उसको थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी 13 साल पुरानी दोस्त के लिए ये सॉन्ग सिंग कर रही थी। अब सॉन्ग खत्म करने के बाद वो कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। इस पर उसकी फ्रेंड भी सरप्राइज हो गई कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। उसने कहा कि अब तक तो मैं तुम्हें खुश रखा करती थी, मैं तुम्हारा ख्याल रखा करती थी, लेकिन अब मेरी जगह ओपन ने ले ली है और तुम ही मेरी फ्रेंड का ख्याल रखोगे। इसको कभी भी सैड मत होने देना। अब तुमने मेरी पोजीशन संभाल ली है, इसलिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस भी करना होगा। और ये कहकर वो दोनों पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं। अब ये सब कह के जब ब्राइड और ग्रूम चलते हुए आते हैं तब वो उनकी वीडियोस भी बनाती है और साथ ही कह रही थी कि तुम्हारी वीडियोस मैं बना रही हूँ, और ये कहते कहते बहुत खुश भी दिख रही थी। बट इस वेडिंग फंक्शन के खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि आज यूं उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी शादी में एक्टिंग करने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली ब्राइड वहाँ पर सबको यही दिखाना चाहती थी कि मेरी भी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अब यहाँ पर वो अर्जुन को उसकी पेमेंट दे रही होती है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि तुम्हें मुझे और भी पैसे देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं खाना खा के नहीं जा रही हूँ, इसलिए तुम इसमें मेरे खाने के पैसे भी जोड़ दो। जी जून ऐसा ही करती है और उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है। फिर इसके बाद वो कहती है कि जो वीडियोस और फोटोज तुमने हमारी ली हैं, क्या तुम मुझे दे सकती हो। लेकिन उन दोनों के फोन डिफरेंट थे, इसलिए अर्जुन ने उसको कहा कि तुम कोई ना कोई ऐप तो यूज करती ही होंगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाती हूँ और वहाँ पर तुम्हें फोटोज दे दूंगी। और इन सब बातों के बाद जी जुन उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर तो सबको यकीन हो गया कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को तो यही फिक्र रहती थी कि मेरी कोई भी ऐसी फ्रेंड नहीं है जो मेरा ख्याल रखती हो। बट अर्जुन ने उसको कहा कि तुम अब अपने हस्बैंड को जाकर कह देना कि वो तुम्हारा अब ख्याल रख सकता है। अब हमें दूसरी तरफ जीहुन दिखाया जाता है, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम हुयोंग था। हुयोंग तो यहाँ पर अपने डैड को यही कह रहा था कि अब हमें अपनी प्रॉपर्टी इसको सेल कर देनी चाहिए, लेकिन उसके डैड तो मानने को तैयार ही नहीं थे। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जिसकी आज शादी हो रही थी ये वही होता है। अब उसके डैड मना कर देते हैं कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और अब तो हुयोंग उसी जिद पर अटका रहता है कि आपको ये प्रॉपर्टी इसको सेल करनी ही होगी। और आखिरकार जीहुन चाहता भी यही था, इसलिए वो तो खुश हुआ जा रहा था। और फाइनली आखिर में उसके डैड को वो प्रॉपर्टी जीहुन के नाम करनी पड़ जाती है। अब वो स्टैम्प वगैरह लगाकर वो पेपर्स जीहुन को दे देते हैं और जीहुन काफी खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन बाहर आते ही उसकी टक्कर हो जाती है आजुंग से, और उनकी टक्कर लगने की वजह से उन दोनों के पेपर से नीचे गिर गए थे। आजुंग के एक पेपर के ऊपर जिहान का पैर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे धक्का देकर वो पेपर उठा लेती है। वो उसको बोलता तो है कि तुम्हारा ये क्या तरीका हुआ मुझे सॉरी बोलने का, जिस पर आजुंग कहती है कि मैंने तुम्हारे पेपर पर पाँव नहीं रखा, बल्कि तुमने मेरे पेपर पर पाँव रखा है, तो इसलिए मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूं। जीहुन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेपर्स कितने ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन आजुंग को तो इस पर कोई भी यकीन नहीं हो रहा था और वो उसका पेपर लेकर उस पे किस कर देती है ताकि उसकी लिपस्टिक उस पेपर पर लग जाए, और उस पेपर को खराब करके वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही आजुंग वहाँ से जा रही थी तभी उसके फोन पर भी एक कॉल आती है और जीहान के पास भी एक कॉल आती है, और उन दोनों को फोन पर एक ही बात बताई जा रही थी कि उनसे मिलने के लिए एक पर्सन आ रहा है। एक्चुअली आजुंग का तो एक बेस्ट फ्रेंड आ रहा था और जीहान से मिलने के लिए उसका भाई आ रहा था। इसके बाद हमें इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड डोहान दिखाया जाता है, जो कि जीहान का भाई होता है, और वो फ्लाइट से वापस कोरिया आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे वो एक फोटो देख रहा था जिसमें उसने याद किया कि कैसे उसने लास्ट नाइट किसी लड़के के साथ कैसे स्पेंड की थी। एक्चुअली डोहान को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। अभी ये उस पिक्चर को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आ गई और उनको कहने लगी कि आपको वीआईपी सीट पर कोई बुला रहा है। वो उसको वहाँ पर लेकर चली जाती है और यहाँ पर हमारी सेकंड मेन लीड यून चाय वोन उसका वेट कर रही थी। अब ये उसको देखकर वहाँ पर बैठ तो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ यूरोप कब आई। फिर वो उसे बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों की शादी हो रही हो, और यहाँ पर देखो ये जो रिपोर्टर बैठा हुआ है ये हमारी पिक्स लेगा, और जब हमारे ब्रांड की ओपनिंग होगी
तब ये उन पिक्स को स्कैंडल करके दिखाएगा जैसे हम एक दूसरे को डेट कर रहे हों। ये सब सुनने के बाद डोहान उसको कहता है कि क्या तुम इन पिक्स की रिस्पॉन्सिबल हो? क्या तुमने न्यूयॉर्क में मेरे पीछे किसी को भेजा हुआ था? वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मैं तो इस रिपोर्टर को भी अपने साथ नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हारे भाई जिहान ने इसको यहाँ पर भेजा है ताकि ये हमारी पिक्स ले सके। और देखो, तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे डैड ने पहले से ही सोच कर रखा हुआ है कि हम दोनों की शादी हो। इसके लिए उन्होंने काफी सारे आइडियाज भी बना लिए हैं और तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो इसके लिए काफी आइडियाज पहले से ही सेल भी कर चुके हैं। डोहान को भी यहाँ पर यही लग रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई भी कुछ न कुछ सेल जरूर कर रहा है। ये सब बातें सुनकर यूनचाई कहने लगती है कि अगर मुझे तुम्हारी फैमिली में शादी करनी होती तो मैं तुम्हारे भाई को पहले प्रेफर करती, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे टाइप का है और तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। वो वैसे भी तुमसे ज्यादा क्यूट है। इस पर डोहान उसको कहता है कि उसको तो चाहे जितना मर्जी प्यार दिखा लो, वो बिल्कुल भी नहीं समझने वाला। फिर लास्ट में यूनचाई उसको कहती है कि अब की बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की शादी हो ही जाएगी। और ये सुनकर डोहान भी यहाँ पर कुछ सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिहान को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में जाते हुए कुछ फ्रूट्स खरीद लेता है और इन्हीं फ्रूट्स को वो मीटिंग में सबको खिलाता है। एक्चुअली इस मीटिंग में एक प्रोजेक्ट पर बात चल रही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ पर पहले वाली चीजों को नहीं खरीदा जाएगा। अब मीटिंग में आए हुए लोगों को यही बताया जाता है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो इस काम में अड़चन बन रही थी वो खरीदी जा चुकी है। ये सुनकर वो सारे लोग तो चुप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिहान काफी खुश था और वो भी सब लोगों के साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद उनका टीम लीडर बाहर आता है और जिहान का आई कार्ड पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो साइट पर मेरे साथ चलना चाहिए। और वो उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद एम्प्लॉयज यही बातें कर रहे थे कि जिहान कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हमारे सीनियर्स उसे कोई तवज्जो नहीं देते। इसको सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि हो सकता है वो किसी फेवर के लिए सब काम कर रहा हो। और इस कंपनी में तो ये रूमर भी फैली हुई थी कि जो इन लोगों का टीम लीडर है वही चेयरमैन का बेटा है। और ये बात थोड़ी सच भी थी। जैसे ही वो लोग कंपनी से थोड़ा दूर जाते हैं तब उनका टीम लीडर बाहर निकलकर जिहान के लिए कार का डोर ओपन करता है और अपने आप ड्राइव करने लग जाता है। और एम्प्लॉयज वाले गेटअप से बाहर आके वो काफी अच्छे से जिहान को ट्रीट करने लगता है और उनके बीच काफी बातें भी होती हैं। यहाँ तक कि वो तो उसके ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और वो बताता है कि अटर्नी हुआंग भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनको किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर बुलाया है और वो विल को रिवाइज करवाना चाहते हैं। और ये सब सुनकर जिहान तो खुश हो जाता है और उसको कहने लगता है कि शायद यही वजह होगी कि ग्रैंडपा डोहान को यहाँ पर बुला रहे हैं। और इसके बाद तो वो जल्दी से डोहान को कॉल करने लगता है कि इस टाइम तक तो वो कोरिया में पहुंच भी गया होगा। वहीं दूसरी तरफ डोहान जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है तब उसे लेने के लिए आजुंग वहाँ पर आई हुई थी। वो भी उसको देखने के बाद काफी खुश होता है और आजुंग उसको कहती है कि तुम इतना लंबा सफर तय करके आए हो लेकिन फिर भी तुम एकदम परफेक्ट दिख रहे हो। फिर डोहान ने उसको पूछा कि तुम तो ये कह रही थी कि मैं बिजी हूँ और तुम्हें लेने नहीं आ सकती, इसलिए मैंने टैक्सी भी बुलवा ली थी। फिर आजुंग ने उसको बताया कि मैं बिजी तो थी लेकिन तुमको लेने तो मुझे ही आना था। आखिर 15 साल का मेरा बेस्ट फ्रेंड बाहर से 5 साल बाद आ रहा था, क्या मैं उसको लेने के लिए भी नहीं आती? फिर दोनों काफी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और उनको जाते हुए यूनचाई भी देख लेती है और वो तो यही सोच रही थी कि ये तो इस तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे साथ आया ही ना हो। अब जिहान के पास भी उन दोनों की पिक पहुंच जाती है जहाँ पर डोहान एक लड़की के साथ था, लेकिन जिहान ने उस लड़की को पहचाना ही नहीं, जैसे कि उसने उस लड़की को पहले देखा ही ना हो, जबकि उसकी टक्कर तो एक बार उससे हो चुकी थी। अब वो बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर डोहान के साथ ये लड़की कौन है। वहीं दूसरी तरफ डोहान तो आजुंग के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। वो उसकी कार को देखकर कहता है कि वाह बड़ी अच्छी कार है, तुम तो काफी अच्छा कमा रही हो। फिर वो कार की सीट पर पीछे पड़ी हुई एक एक्टिंग की बुक को देखता है और उसको कहता है कि तुमने तो बोला था कि मैं एक्टिंग का करियर छोड़ दूंगी, ये बात तुमने मुझे 5 साल पहले बोली थी, लेकिन अभी तक तुमने ये काम छोड़ा ही नहीं है। वैसे तो एक अच्छी बात है। और वो उसको कांग्रेट्स भी बोलता है कि तुम्हें इतने अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं। बट आजुंग उसको कहती है कि अगर तुम मुझे कांग्रेट्स बोलना ही चाहते हो तो तुम्हें उन सारी बातों को भूलना होगा जो पास्ट में हमारे साथ हुई थी। तुम ऐसा समझ लो कि जैसे ही मेरी लाइफ का चैप्टर 2 है और पहले जो भी था वो चैप्टर 1 था। इस पर डोहान भी उसको कहता है कि अच्छा कोई नहीं, मैं उन सारी बातों को भूल जाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि वो कौन सा ड्रामा है और कब रिलीज होने वाला है जिसमें तुम काम कर रही हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो आजुंग बात को ही पलट देती है और कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर डोहान ने उसको बताया कि मुझे ग्रैंडपा ने फिर से बुलाया है और उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है, पर मुझे पक्का पता है कि अब की बार भी उनका ये कोई ना कोई बहाना ही होगा।
आजुंग उसको कहती तो है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी भी नहीं सुना, और डोहान भी उसको इस बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं सीन शिफ्ट होकर ग्रैंडपा के पास चला जाता है, जो कि बिस्तर पर लेटे हुए थे, और उनके पास में ही उनकी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड उनसे माफी मांग रहा था, क्योंकि उसने कंपनी में काफी सारे घपले किए थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि उनकी ग्रैंड डॉटर भी उनको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ने तो यही सोचा था कि इससे कंपनी का फायदा हो जाएगा, वो ये नहीं जानते थे कि उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप प्लीज मेरी बात पर यकीन तो कीजिए। लेकिन ग्रैंडपा तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर ग्रैंड डॉटर सियोंगा को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि आप भी तो कुछ बोलो ना। बट सियोंगा ने कहा कि मैं क्या बोलूँ, हर चीज तो सबके सामने है कि इसने कंपनी में क्या क्या किया। बट उसका हस्बैंड कहता है कि ये सब फेक न्यूज भी तो हो सकती है, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। तभी इतनी ही देर में वहाँ पर जिहान भी आ जाता है और उसकी आवाज सुनते और कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं थोड़ा लेट हो गया। और उसकी आवाज सुनते ही ग्रैंडपा उसको देखने लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लोग डोहान को देखते हैं, जिसको कि आजुंग वहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। और डोहान उसको पूछ लेता है कि क्या हम लोग कहीं खाने के लिए चलें, बट वो उसको एकदम से मना कर देती है। फिर डोहान ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ चलना। अब ये सुनकर वो वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसने जाने के बाद डोहान के पास कॉल किया, जिस पर डोहान कहता है कि अब मेरा तुम्हारे पास क्या रह गया। आजुंग ने उसको बताया कि तुम्हारा कुछ नहीं रहा, बल्कि मैंने तुम्हारी पॉकेट में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर देखता है, तब उसमें एक एनवेलप रखा हुआ था, जिसमें कि काफी सारे पैसे होते हैं। और उसको कहती है कि ये तुम्हारे लिए पैसे हैं, इनसे तुम नूडल्स वगैरह खा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। बट डोहान उसको कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट पैसे देती तो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं लेते, और वैसे भी दोस्त तो यही होते हैं, पहले बताकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम इन पैसों से जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, आखिर तुम कोरिया में आए हो। अब उसकी ये बातें सुनकर डोहान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आजुंग का सेट पर वेट हो रहा था। उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत देर से वेट हो रहा था, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस बचा कर रखी है, तुम जल्दी से इसे चेंज कर लो। अब आजुंग भी उस ड्रेस को चेंज करके एक्टिंग करना शुरू कर देती है, और वो काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आजुंग का कोई मेन रोल नहीं था, उसको साइड रोल ही दिए गए थे। लेकिन फिर भी वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती। अब अपनी एक्टिंग खत्म करने के बाद वो कॉफी लेकर डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आपको ये कॉफी बहुत अच्छी लगेगी, जिसको देखकर डायरेक्टर उसको साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। वो कहती है कि प्लीज आप ही मुझे कोई अच्छा सा काम दे दीजिए, मैं दोबारा से बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। और यहाँ लेट होने पर भी डायरेक्टर से उसे डांट पड़ जाती है। अब डायरेक्टर तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि वहाँ की जो फीमेल लीड थी, उसको एक घोड़ों का सीन करना था, और उसको तो घोड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता था। इसका नाम नारी है, और वो तो इस सीन को करने के लिए मना ही कर देती है। डायरेक्टर तो उसको मना रहा था और कह रहा था कि आपने पहले तो इस सीन को करने के लिए हाँ कर दिया, फिर अब क्यों मना कर रही हो। फिर नारी के मैनेजर ने उसको बताया कि एक्चुअली एक दिन ये किसी हॉर्स को कैरेट खिला रही थी, और इसके चक्कर में उसने तो इनके हाथ पर ही काट लिया। उस दिन के बाद से आज तक उन्हें घोड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये चोट तो काफी छोटी होती। अब इस बात से तो डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि नारी तो एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी, और ये शूटिंग की जगह भी उनको रेंट पर लेनी पड़ी थी। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर शूटिंग खत्म करना। इतने में ही पीछे से आजुंग आ जाती है और डायरेक्टर से पूछने लगती है कि क्या मैं इस सीन को कर सकती हूँ। अब उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए वो उसको चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आजुंग जैसे ही हॉर्स राइडिंग कर रही थी, तो डायरेक्टर इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार इस लड़की से इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग कैसे आती है। तभी उनके पास खड़ा हुआ लड़का डायरेक्टर को बताता है कि इसने हॉर्स राइडिंग सीखी थी कि कहीं इसकी जरूरत न पड़ जाए। अब उसकी शूटिंग काफी अच्छे से निपट गई थी, और जिसकी वजह से डायरेक्टर भी काफी खुश लग रहे थे। अब एक जगह पर साइड रोल वाली एक्ट्रेस बैठी हुई थी, और उन्हीं के साथ आजुंग भी थी, और वो तीनों बातें कर रहे थे। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हें वो लोग अच्छा रोल बिल्कुल भी नहीं देते, और उन्होंने नारी की जगह तुम्हें हॉर्स राइडिंग पर बैठा दिया। बट इस बात का आजुंग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो उस कार की चाबी अपनी फ्रेंड को दे देती है, क्योंकि वो उसी की कार लेकर डोहान को लेने के लिए गई थी। अब उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा डायरेक्टर के सामने एक्टिंग करना, और फिर अपने दोस्तों के सामने भी। एक्चुअली उसने अपने सभी दोस्तों को ये बताया हुआ था कि उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो कहती है कि डोहान को देखते ही मेरी एक्टिंग अपने आप ही बाहर आ जाती है, इसलिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती। फिर वो लोग भी कहने लगते हैं कि तुम्हें तो मेन रोल मिलना ही चाहिए, आखिर तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो और नारी जैसी एक्ट्रेस को तो बाहर निकाल देना चाहिए। हम तो उससे बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा होगा कि तुम उसे जल्दी ही सच बता दो। इस पर तो आजुंग उसको अपनी और डोहान की एक स्टोरी सुनाने लगती है, जिसमें कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया जो कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसकी वजह से वो दोनों तो जेल में ही आ गए थे। अब वो लोग तो पुलिस के सामने काफी अच्छी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो सबको बता देती है कि ये लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, फिर मेरे साथ ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगता है कि क्या इन दोनों ने मिलकर तुमको मारा है, लेकिन वो मना करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इस लड़की ने अकेले ही हमको मारा। लेकिन इस बात पर तो इंस्पेक्टर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ आजुंग की एक्टिंग की वजह से वो लोग तो जल्दी ही वहाँ से बाहर निकल गए। और बाहर आते ही आजुंग उसको कहती है कि आज के बाद तो मैंने इस एक्टिंग को छोड़ ही देना है, क्योंकि ये लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। बट डोहान उसको काफी समझाता है कि तुम्हारे पास किसी न किसी दिन अच्छा ऑफर जरूर आएगा, तुम्हें इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन आजुंग तो यहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और यही सारी बातें थी जिसको कि आजुंग ने डोहान को भूलने के लिए कहा था कि वो चैप्टर 1 था और ये चैप्टर 2 है। वो यही सब बातें अपने दोस्तों को बताते हुए जा रही थी कि वो तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, लेकिन इन पुरानी बातों को लेकर मुझे उसके सामने काफी एम्बेरस होना पड़ा। वो तो काफी पढ़ा लिखा है और न्यूयॉर्क में काम करता है और मैं अभी तक यहीं पड़ी हुई हूँ। इसके बाद उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि हम लोग समझ सकते हैं कि तो दोस्त एक जगह पर होकर काफी अलग अलग लाइफ जी रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर आजुंग ने भी उसको बताया कि कुछ ही दिनों की बात है, मुझे उसके सामने एक्टिंग करनी पड़ रही है, वैसे भी वो थोड़े टाइम बाद न्यूयॉर्क चला ही जाएगा। न्यूयॉर्क में जाकर वो बिजी भी हो जाएगा और ये सब बातें भी भूल जाएगा कि मैंने कौन सा ड्रामा किया है और उसको वो देखना भी है या नहीं। अब ये तीनों यहाँ से बातें करते हुए जा रही थी कि तभी पीछे से उस एक्ट्रेस नारी की आवाज आती है और आकर आजुंग को कहती है कि तुमने कितनी मेहनत की है, मेरी जगह पर तुम्हारा फेस भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी तुमने हॉर्स राइडिंग की। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की है, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें ही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे एक एक्टिंग करने का मौका मिला। जिस पर नारी उसको कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह ही हॉर्स राइडिंग क्लब ज्वाइन कर लेती जैसे कि तुमने किया था। तभी आजुंग उसको कहती है कि भले ही तुमने वो क्लब ज्वाइन ना किया हो, लेकिन फिर भी मेन रोल तो तुमको ही मिल रहा है। इसके बाद नारी उसको कहती है कि क्यों ना हम दोनों कहीं डिनर पर चलें, तुम मेरे मैनेजर से मेरा शेड्यूल पूछ लो और जो टाइम भी मेरे पास फ्री होगा हम दोनों डिनर के लिए चलेंगे। अब यहाँ पर इनकी ये डील डन हो जाती है और नारी अपने रास्ते वापस चली जाती है। वहीं ये तीनों दोस्त तो उसके जाने के बाद कहती हैं कि हम तो उसकी बातों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होकर डोहान के ग्रैंडपा के घर पर चला जाता है, जहाँ पर डोहान तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, जिस पर जीहान ने उसको कहा कि तुम ग्रैंडपा को बताते क्यों नहीं हो कि तुम उनके बीमार होने की कितनी फिक्र कर रहे थे, जबकि डोहान को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी, इसीलिए वो तो कुछ भी बात नहीं बोलता। इस पर ग्रैंडपा भी कह देते हैं कि अच्छा होगा तुम ना ही बोलो, क्योंकि मुझे झूठ सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। फिर ग्रैंडपा ने सबको कहा कि जैसा कि अब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे भी अपनी बात कह देनी चाहिए। उन्होंने डोहान को कहा कि तुम्हें अब यूनचाई से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम भी टायान ग्रुप के साथ मिल पाओ, इससे हमारी कंपनी को काफी फायदा होगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि ग्रैंडपा आप ठीक नहीं कर रहे हो, बट ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा कोई पता नहीं, मैं इतना बीमार रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं और जाने से पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन के नाम करना चाहता हूं। यहाँ तक कि मैं तो सारी कंपनी में इसको देना चाहता हूँ ताकि वो भी अच्छे से काम सीख सके। और वैसे भी तुम लोग यहाँ रहकर कर ही क्या रहे हो। अब वो सभी लोगों की गलतियाँ गिनवाने लग जाते हैं। उनमें से तो एक ने अपना लाइसेंस ही कैंसिल करवा लिया था और ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों के हाथ में उनकी कंपनी जाए, इसीलिए वो डोहान के नाम उस कंपनी को करना चाहते थे। तभी उनका ग्रैंडसन इन लोग कहता है कि ये तो इतने साल बाहर रहा है, आखिर इसको क्या पता है कि कंपनी कैसे चलानी है, आप इस तरह ऐसे इंसान के हाथ में कंपनी को दे भी कैसे सकते हो। बट तभी ग्रैंडपा गिनवाने लगते हैं कि अगर डोहान की शादी टायांग ग्रुप में हो गई तब हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा, तो मेरा ये लिया गया डिसीजन सबसे बेस्ट होगा, और रही बात तुम लोगों की तो तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। और इन बातों को सुनकर जीहान तो काफी खुश हो जा रहा था, क्योंकि वो भी चाहता था कि ये कंपनी डोहान ही संभाले। तभी डोहोंग अपने दादाजी से कहता है कि मेरी और शिवोन की बात हो चुकी है, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं चाहते और ना ही इस शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। ये सब सुनकर जीहुन भी एकदम से शॉक हो गया और उसको कहने लगा कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, और ग्रैंडपा भी उसको तो इस बात पर डांटने ही लगे थे।
अब कुछ बातें हो जाने के बाद ये लोग सभी उठकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, जहाँ पर जीहुन तो अपने भाई को बहुत डांट रहा था कि हमारी इतनी मेहनत की हुई कंपनी को तुम ऐसे कैसे बर्बाद होने दे सकते हो। अगर तुमने ये वाला चांस खो दिया तो ये कंपनी ऐसे लोगों के हाथों में आ जाएगी जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो इस कंपनी को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस कंपनी को पाने के लिए कितना काम किया है, यहाँ तक कि मैंने इसके लिए गार्बेज भी उठाया है। और ये वही सारे काम थे जो वो करता आ रहा था, क्योंकि वो भी कंपनी में इस तरह नहीं दिखाना चाहता था कि वो चेयरमैन का ग्रैंडसन है। आखिर वो भी तो कंपनी के एम्प्लॉयज के हालात देखना चाहता था। और यही कहते कहते वो खाना भी बना रहा था। इसी बात का एग्जाम्पल देने के लिए उसने कहा कि अगर तुम्हें कैरेट पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में से उसको निकाल दिया जाए। कभी कभी वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जो तुम्हें पसंद ना हो। मेरे ख्याल से तो ग्रैंडपा जैसे कह रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। अगर वो शादी करने को कहते हैं तो प्लीज तुम शादी कर लो। ये सारी बातें सुनकर डाहोन कहता है कि तुम ही शिवोन से शादी क्यों नहीं कर लेते, और दादाजी की कंपनी भी तुम ही संभाल लो। मुझे वैसे भी शिवोन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता जिसके लिए मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और तुम भी तो दादाजी के छोटे पोते हो। फिर मुझे ये सब क्यों कहा जा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर तो जीहान चुप सा हो जाता है, और दादाजी अपने छोटे पोते को इस कंपनी का वारिस क्यों नहीं बना रहे इसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। फिर जीहान डोहान से कहता है कि तुम कंपनी अपने हाथ में ले लो, आसान आसान काम तुम कर लेना और ज्यादा मुश्किल काम जो भी होंगे वो मैं खुद संभाल लूंगा। फिर वो उसको खाना दे देता है और उसके सामने बैठकर ही उसको समझाने लगता है कि अगर हमारी कंपनी में टायोन जैसी कंपनी मिल जाएगी तो वैसे भी हमारी कंपनी का नाम तो पहले ही ऊंचा हो जाएगा। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो। लेकिन डोहान तो अभी भी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे गैराज में आ जाते हैं, जहाँ पर डोहान ने उसको कहा कि जब हम इन सारी कारों को यूज नहीं करते क्या हम इनको बेच नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी जीहून को थोड़ा शक हुआ और वो उसको कहने लगा कि क्या तुम शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम्हारी न्यूयॉर्क में कोई गर्लफ्रेंड है। अब उसकी ये बात सुनकर जब डोहान बिल्कुल ही चुप हो गया तब उसे एकदम से समझ में आ जाता है कि हो ना हो इसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की तो जरूर है। ये कहकर वो अपने फोन में पिक भी दिखाने लगता है जिसमें आजंग उसके साथ थी, और कहा कि कहीं ये ही वो लड़की तो नहीं है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते। इस बात का तो डोहान कोई भी आंसर नहीं देता, लेकिन वो उससे कहता है कि क्या तुमने ही उस रिपोर्टर को मेरे पीछे भेजा था। फिर जीहून कहता है कि हाँ क्यों ना भेजूं मैं रिपोर्टर को, जब तुमने मुझे अपने न्यूयॉर्क वाले घर का एड्रेस ही नहीं दिया है आखिर मैं कैसे जान पाता कि तुम कहाँ रहते हो। तुम तो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और देखो कि मैं तुम पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। जिसके बाद डोहान उसको कहता है कि हाँ वही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए तुम दोबारा मुझसे शादी के लिए मत पूछना। ये कहकर डोहान तो वहाँ से चला जाता है और पीछे से जीहान तो बस उसको देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ हमें आजयोंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो कि अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए आए हुए थे। फैमिली के सभी लोग आजयोंग के बारे में पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं आई, उसको आना चाहिए था, क्या वो इतनी बिजी रहने लगी है। मॉम डैड भी यही कहते हैं कि हाँ वो तो इतनी ज्यादा बिजी रहती है हमसे भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा बोलता है मैंने तो आजयोंग को किसी लड़के के साथ भागते हुए देखा था। तभी उसकी मॉम उसको खाना देकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको आजयोंग बहुत ज्यादा पसंद है। बट वो लोग फिर भी कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे इस तरह की फैमिली गैदरिंग में जरूर आना चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो आप लोग उसको क्या बोलोगे कि तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए और बस यही सब। तभी वो लोग कहते हैं कि तो इसमें हम क्या गलत कह रहे हैं, अगर उसकी उम्र इस तरह ही निकलती जाएगी तो उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। कब तक वो एक्टिंग के इस करियर में इतने धक्के खाती रहेगी। वही सीन शिफ्ट होकर सीधा आजंग पर ही चला जाता है और वो यही सोच रही थी कि आखिरकार मेरे मॉम डैड मुझे ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में क्यों नहीं लेकर जाते। और बस यही सारी बातें याद कर करके वो तो बहुत गुस्सा हुए जा रही थी। इतने में ही उसके मॉम डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहती है कि आप लोग अपने फैमिली रजिस्टर में से भी मुझे अलग क्यों नहीं कर देते। जब भी आप लोगों की ऐसी फैमिली गैदरिंग होती है आप लोग मुझे लेकर ही नहीं जाते, जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। तभी पीछे से आजयोंग का भाई आता है और उसको कहता है कि तुम ही मेरी सारी आइसक्रीम खा लेती हो। इस पर उनकी ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर डैड बोलते हैं कि अब तो हमें हमारी बेटी को ब्लाइंड डेट पर भेजना ही चाहिए। इस पर उसकी मॉम भी उसको डेटिंग करने के लिए कहने लगती है और ये सब सुनकर तो आजयोंग वहाँ से चली ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यून चाय को देखते हैं जो कि जीहून की कंपनी में आई हुई थी और जीहान भी उससे सीईओ कहकर बुला रहा था। यहीं पर ही वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं जिसमें जीहान ने उसको डोहान की गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया। जिस पर यूनचा उसको कहती है कि हाँ मैंने उसको देखा है, वो हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ा करती थी। वैसे तो मुझे ये भी पता लगा है कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसके बारे में जब मैंने और सर्च करना चाहा तो मुझे कुछ पता नहीं लगा।
वैसे मैंने तुम्हारे मुंह से ही पहली बार सुना है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और रही बात डोहान और मेरी शादी की, तो इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब बातें सुनकर तो जिहान उसको मनाने लगता है कि देखिए सीईओ, आप भी बहुत अच्छी हैं और मेरा भाई डोहान भी बहुत अच्छा है, आपको उसे एक चांस तो देना ही चाहिए। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो आपका इतना ख्याल रखेगा, इतना तो वो खुद का भी नहीं रखता होगा। चाहे उसको कहती है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, जिस पर जिहान ने भी उसको कह दिया कि मैं तो आपका पहले से ही ख्याल रखता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें आजयूंग का सेट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बारी आने का वेट कर रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और इसमें कोई और नहीं बल्कि जिहान बैठा हुआ था। वो उसे पूछता है कि क्या तुम आजयूंग को जानती हो, क्योंकि उसको नहीं पता था कि यही आजयूंग है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोहान दिखाया जाता है, जो कि उसी एनवेलप को देख रहा था जो कि आजयूंग ने उसको दिया था, और इसी को देखते देखते उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। जब बच्चों को उसके बारे में पता लगा था कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। इसी बारे में वहाँ खड़ी हुई लड़कियां भी गॉसिप कर रही थी और वो यही कह रही थी कि अब तो ये हमें पहले से भी ज्यादा क्यूट लगने लगा है। अब ये सारी बातें वहाँ पर बैठी हुई आजयूंग भी सुन रही थी, और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो उन लड़कियों के पास जाती है और उनको कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जिस पर उन लड़कियों ने कहा कि हाँ हम लोग जानते हैं, तभी तुम वो लेड लाइन वाली स्टडी नहीं करती और बस एक्टिंग स्कूल जाती हो। वो कहती है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो करके रहती हूँ, और अब तुम लोगों की प्रेजेंट से एक पास्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है, वो भी एक एक्ट्रेस के हाथों। और ये कहते ही वो उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेती है और उनको खूब मारती है। तभी क्लास के बच्चे आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं, और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम किसी के बारे में भी कुछ भी बात कर सकते हैं। आजयूंग ने कहा कि ये मेरा मसला क्यों नहीं है, आखिर मैं डोहान को डेट जो कर रही हूँ। वो उससे भी कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं ना। वैसे तो डोहान को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लग रहा था, लेकिन उस दिन के बाद उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वो उसको थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, जिस पर आजयूंग ने उसको कहा कि जब मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी तब तुम मेरे लिए बस एक आर्टिकल लिख देना कि मैंने कितने डिफिकल्ट टाइम में तुमको बचाया था, और उस टाइम पर क्या तुमने उन लोगों के फेस देखे थे, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना। और उस दिन के बाद तो मुझे ये भी पता लग गया कि एक्शन मूवीज में भी मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। और ये कहते ही वो डोहान को भी मारने लगती है, जिस पर उसे कहना पड़ता है कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तभी वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आजयूंग उसी लड़के की फोटो देख रहा था जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। तभी उसके पास आजयूंग की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि आखिर ये तुम्हारा भाई जिहान यहाँ पर कर क्या रहा है, ये मुझसे क्या बातें कर रहा है, आखिर मैं तुम्हारी लवर कैसे ही हो सकती हूँ। वैसे भी ये सब तो हमारी हाई स्कूल में ही एंड हो गया था। जिस पर डोहान ने उसको बताया कि ये सब गलतफहमी है, तुम उसको बस 2-4 बातें कह देना, जिसके बाद वो वापस आ जाएगा। मैं भी तुमसे एक दिन मिलने के लिए आऊंगा, जिसके बाद सारी बातें समझा दूंगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी आजयूंग उसके लिए एक्टिंग करने को मान जाती है और सीधा जाकर बैठ जाती है जीहुन के पास, जहाँ पर जीहुन ने उसको पूछा कि क्या तुम डोहान नाम के लड़के को जानती हो। इस पर तो उसने भी कह दिया कि हाँ मैं ली डोहान को जानती हूँ, और ये बात तो उसको हजम ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो कॉफी पीता है। और कॉफी पीने के बाद उसने बड़ा गंदा सा मुंह बनाया, जिसके बाद आजयूंग कहने लगी कि क्या तुम्हें ये कॉफी पसंद नहीं आई जो तुम इतना गंदा मुंह बना रहे हो। फिर वो कहता है कि कॉफी का टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन मैं पहली बार अपने भाई डोहान की गर्लफ्रेंड से मिल रहा हूँ, जिसको वो डेट कर रहा है। आजयूंग उसको कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मैं भी तो उसके छोटे भाई से पहली बार ही मिल रही हूँ, और वैसे तुम्हें मुझसे बात क्या करनी थी जो तुम मेरे काम वाली जगह पर ही आ गए हो। जीहुन उसको पूछता है कि क्या तुम सच में ही मेरे भाई को लाइक करती हो। और ये सुनते ही वो तो एकदम से सरप्राइज, और उसके मुंह की सारी कॉफी जिहान के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो सॉरी करते हुए कहने लगती है कि ये सब तो मैंने स्क्रिप्ट में ही देखा था, रियल लाइफ में तो आज तक नहीं देखा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे सामने इस तरह की सिचुएशंस भी आएंगी। जिसके बाद जिहान तो बस उसी क्वेश्चन पर अड़ा रहा कि क्या तुम मेरे भाई को लाइक करती हो या नहीं। जिहान ने उसको पूछा कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो, और अगर कर रही हो तो फिर क्यों। आजयूंग ने उसको कहा कि मैं उसको इसीलिए तो डेट कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको लाइक करती हूँ, इससे अलग तो और क्या ही वजह हो सकती है। फिर जिहान उसको कहता है कि तुम इस क्वेश्चन को सुनकर तो शौक ही हो गई, लेकिन एक शौक और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो इस बारे में भी बता देता है कि डोहान की शादी तो किसी और लड़की से होने वाली है। बट ये सुनकर आजयूंग को तो कोई भी गुस्सा नहीं आता, और उसको कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल कोई अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि अगर वो सच में शादी करना चाहता तो तुम मेरे पास तो कभी भी नहीं आते। फिर वो सोचने लगती है कि ये सिचुएशन तो उससे भी ज्यादा खराब है जितनी की मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर वो जिहान को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से ब्रेकअप करने के लिए कह दूंगी, लेकिन इस कॉफी के पैसे तुम्हें देने होंगे। जिस पर तो जिहान को काफी बड़ा शौक लगा, और वो कहता है कि क्या तुम मेरे भाई को एक कॉफी पर सेल कर दोगी।
और ये सुनकर वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगी। और जिहान तो इस बात को सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आजियोंग को बुलाने के लिए आ जाती है, जिसको देखकर वो जिहान को कहने लगती है कि क्या तुमने ड्रामाज नहीं देखे, कम से कम एक एनवेलप में पैसे तो लेकर आते ताकि उनको देखकर ही मैं मान जाती। और ये कहकर आजियोंग वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर जिहान तो बिल्कुल सदमे में ही आ गया था और उसके पीछे पीछे पहुंच गया और उसको कहने लगा कि तुम जितने पैसे चाहती हो मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि तुमने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं पैसे लेकर मान जाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे 2 मिलियन वॉन देते हो तो शायद मैं इस बारे में सोचूंगी। जिहान उसको कहता है अगर तुम्हें पैसे ही एक्सेप्ट करने थे तो फिर तुम मुझे टेस्ट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि ये तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं देने। फिर वो एक टिश्यू पर अपनी लिपस्टिक साफ करती है, जिसको देखकर जिहान को वही लड़की याद आ जाती है जिसने की उसकी डॉक्यूमेंट्स पर अपनी लिपस्टिक की छाप छोड़ी थी, जिससे इसको याद आ गया था कि ये तो वही लड़की है। लेकिन इससे पहले कि वो उसको कुछ पूछता, आजियोंग तो वहाँ से निकल जाती है। वो उसके पीछे जाकर उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो डायरेक्टर को बुलवाकर कह देती है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, काफी टाइम से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और इस तरह से वो तो जिहान से अपना पीछा ही छुड़वा लेती है। डायरेक्टर उसको खूब डराता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा लूंगा। ये सब सुनकर जिहान तो वहीं पर रुक जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद आजियोंग को पता लगता है कि उसे हॉर्स राइडिंग वाला सीन दोबारा करना है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नारी ने ही कही है। वो तो ये भी कहती है कि उसके एक्सप्रेशंस मुझसे थोड़े मैच होते हैं, इसलिए वही सीन को कर देगी। इस पर आजियोंग उसको पूछती है कि क्या इसके लिए मुझे पे भी किया जाएगा। इस पर वो कहता है कि इसके बाद तो हॉर्स राइडिंग वाला कोई सीन ही नहीं है, इसलिए इस पर पे तो नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी आजियोंग हॉर्स राइडिंग करने के लिए मान जाती है। जैसे ही वो सीन शूट करने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि ये लड़का कौन है जो काफी टाइम से बस तुम्हें ही देखे जा रहा है। तभी उसने अपनी फ्रेंड को उसे इग्नोर करने के लिए कहा और अपना सीन शूट करने लगी। इसके बाद वो हॉर्स राइडिंग करती है, जो सीन डायरेक्टर को तो काफी पसंद आया। अब आजियोंग हॉर्स राइडिंग करना शुरू कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर को तो उसके सीन्स काफी पसंद आते हैं। लेकिन नारी ये कहकर बार बार सीन करवा रही थी, क्योंकि आखिर नारी ने भी सेम टू सेम इसी तरह उसके साथ सीन मैच करने थे। इसी चक्कर में आजियोंग का वो हॉर्स तो बहुत ज्यादा तेजी से भागने लगता है और आजियोंग उसको संभाल ही नहीं पाती, और इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही बेहोश भी हो जाती है। ये देखकर तो सभी लोग उसके लिए परेशान होने लगे थे, यहाँ तक कि जिहान भी उसके लिए परेशान हो रहा था। अब एम्बुलेंस आती है और उसको लेकर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर यही बातें चल रही थी, आजियोंग को इस सेट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें उसकी फ्रेंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो कहने लगती है कि इसी सेट पर तो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसे ही यहाँ से निकाला जा रहा है, ये तो सही बात नहीं होगी। फिर वो भी कहते हैं कि अब हम उसके इंतजार में थोड़ी बैठेंगे, किसी न किसी को तो ये सीन शूट करना ही होगा। उधर हमें हॉस्पिटल में जिहान दिखाया जाता है, जो कि उसके पीछे पीछे चला गया था, वो भी उसका गार्जियन बनकर। वो उसका गार्जियन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो ये सोचता है कि मैं उसके घर पर कॉल कर दूंगा। जैसे ही वो आजियोंग के पास जाता है ताकि वो उसका फोन का पासवर्ड खोल सके कि तभी आजियोंग होश में आ गई। वो उठकर बैठ जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें जाना ही तो है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। बाहर आते हुए जिहान तो उसको यही कह रहा था कि क्या तुम्हारा कोई गार्डियन नहीं है जो तुम्हें इस टाइम आकर संभाल लेता। लेकिन इस बात पर आजियोंग उसको कुछ भी नहीं कहती। जिहान उसको ये भी कहता है कि मेरा डोहान तो तुम्हारा लवर ही है, तुमने उसको कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम इस बारे में उसको बताना ही नहीं चाहती हो। आजियोंग भी उसको यही कहती है कि तुम भी इस बारे में उसको बिल्कुल मत बताना। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी और को नहीं बताना चाहते, इसीलिए तुम भी चुप रहना। जिस पर जिहान ने उसको कहा कि फिर तुमने मुझको ये सब क्यों बताया, जिस पर आजियोंग उसको कहती है कि तुम्हारा मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिहान उसको कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी मत मिलना। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी जिहान अपनी कार को ओपन करता है और आजियोंग पीछे मुड़कर देखती है और उसको कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी कार में छोड़ दोगे, मुझे रास्ते में ही उतार देना। जिहान भी उसको कहता है कि तुम तो जा रही थी ना, तुम जाओ। बट आजियोंग उसको ये कह देती है अगर तुम भी जा रहे हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतना कहकर वो जिहान की कार में बैठ जाती है और कार में बैठने के बाद जिहान उसको कह देता है कि मैं तुम्हें कैफे के साइड वाली रोड पर छोड़ दूंगा, तुम वहीं से अपने घर चले जाना। बट आजियोंग ने उसको कहा अगर तुम सियोल जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन जिहान उसकी ये बात नहीं मानता और उसको सेट पर जाने वाली गाड़ी में बैठा देता है। नेक्स्ट डे वो डोहान से मिलती है, वहाँ पर वो बैठकर खाना खा रहा था और आजियोंग भी अपने लिए खाना ऑर्डर कर देती है, जिस पर डोहान काफी सरप्राइज हो गया और उसको पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ।
वो कहती है कि ये तो सिंपल सी बात है, या तो तुम घर पर होंगे या फिर अपनी स्टूडियो में होंगे और भूख लगेगी तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आओगे, इसीलिए मैं यहीं पर चली आई। फिर डोहान ध्यान से उसके फेस को देखता है और पूछता है कि ये तुम्हारे फेस और हाथ पर क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई तो राज रखने में काफी माहिर है, अगर मैंने उसको मना कर दिया कि तुमको ना बताए तो उसने बताया ही नहीं। वैसे तो ये अच्छी बात है, और रही ये चोट तो ये मुझे शूटिंग करते हुए लगी थी। फिर वो कहती है कि मैंने तुमको बोला था कि जब हम दोनों फ्री होंगे तो साथ में बैठ के नूडल्स खाएंगे, और अब तो वैसे भी हम दोनों फ्री हैं। इतने में ही उनके पीछे एक रिपोर्टर नजर आता है जो कि इन दोनों की पिक्स ले रहा था। जैसे ही डोहान उसको देखता है वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन डोहान से पहले ही आजयूंग ने उसको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। फिर वो उसको पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए और हमारी तस्वीरें क्यों ले रहे थे। पहले तो वो बता ही नहीं रहा था कि उसको किसने भेजा, लेकिन जब ज्यादा पूछने पर वो बता देता है कि मुझे डायरेक्टर चुई मिन वोंग ने भेजा है। ये बात सुनकर वो उसको पूछता है कि क्या तुम न्यूयॉर्क में भी मेरे पीछे लगे हुए थे, और उसने बताया कि नहीं, मुझे तो अभी अभी भेजा गया है। इसके बाद वो उसको वार्निंग देकर कैमरे से मेमोरी कार्ड बाहर निकाल देता है और उसको कहता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद आजयूंग उसको पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ होने की वजह से किसी रिपोर्ट में तो नहीं आ जाऊंगी, और तुम्हारा मिन व्योंग डायरेक्टर के साथ क्या लिंक है, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। ये सब सुनकर डोहान तो हंसने ही लग जाता है और उसको कहने लगता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा ड्रामास देखती हो। फिर वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि तुम्हारी फैमिली आखिर किस तरह की फैमिली है। फिर डोहान ने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवा दूंगा। ये बात सुनकर आजयूंग भी चुप हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर को ये भी पता लग गया था। उसका भेजा हुआ कैमरामैन पकड़ा गया और साथ ही उसकी मेमोरी कार्ड भी निकाल ली गई। और इन सब के बाद वो कहता है कि अगर उसने सारी जायदाद ले ली तो हमारा क्या होगा। फिर दूसरी लड़की कहती है कि अगर वो तायांग ग्रुप के साथ मिल गया फिर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे, हमारे पास अभी भी एक चांस है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिहान दिखाया जाता है जो कि लीडर उनटेक के ऑफिस में बैठकर कुछ सोच ही रहा था और आजयूंग के बारे में उनटांग को पूछने लगता है, जिस पर उनटांग ने उसको कहा कि वो उसकी लवर नहीं हो सकती, वैसे भी वो तो इतने सालों बाद यहाँ पर आया है और इतने सालों में हो सकता है शायद वो एक दो बार ही मिले हों, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रिलेशनशिप इतने सालों तक टिक सकता है, क्योंकि मैंने पता किया है कि वो लड़की कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गई, और अगर वो न्यूयॉर्क नहीं गई तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं हो सकता। फिर वो आजयूंग की पिछले 5 सालों की हिस्ट्री उसको दिखाता है, साथ में उसने जिन ड्रामाज में रोल किया है उसने वो भी बताया कि उसने हमेशा साइड रोल ही किया है। सब देखने के बाद जिहान बोला कि फिर डोहान झूठ क्यों बोल रहा है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उन दोनों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उनटांग के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता लगता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज गायब है, जिसको कि उन्होंने बार बार सर्च किया था लेकिन वो उन्हें मिल ही नहीं रहा। ये बात सुनकर जिहान को याद आता है कि वो पेज तो मैं काफी बचा कर लाया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी टक्कर आजयूंग के साथ हो गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके पेपर्स बदल गए हों। फिर वो उनटांग को कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस लड़की का नंबर ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग आजयूंग को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सेट से उसका सारा सामान लेकर आ गई थी और बड़े ही सैड फेस के साथ उसने बताया कि आजयूंग तुम्हें सेट से निकाल दिया गया है, जिस पर आजयूंग कहती है कि मैं तो बस अपनी एक्टिंग से पैसे कमाना चाहती हूँ और एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या ये सोच के भी मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर तो उसकी दोनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसके साथ डायरेक्टर ने अच्छा नहीं किया था। फिर उनको कहती है कि तुम दोनों प्लीज मत रो, तुम दोनों तो वहाँ पर एक्टिंग कर ही रही हो ना। इसके बाद आजयूंग एक जगह पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट के पेजेस देख रही थी, तभी उसमें एक अजीब सा पेज देखा जो कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर उसको भी अंदाजा हो गया कि शायद उसका ये पेज जिहान से बदला गया हो, इसीलिए वो उसको कॉल कर देती है। वो भी उसको पूछने लगता है कि क्या मेरा एक पेज तुम्हारे पास रह गया है। आजयूंग ने भी उसको कहा कि हाँ, एक पेज मेरे पास तो है, लेकिन तुमने मुझे ये कैसे दे दिया, जिस पर जिहान ने कहा कि ये मैंने तुम्हें दिया नहीं था बल्कि तुमने चुराया था। लेकिन इस बार आजयूंग उसकी बात का कोई गुस्सा नहीं करती और उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा पेज वापस कर दूंगी। जिस पर जिहान ने उसको कहा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर आजयूंग ने उसको बताया कि भले ही तुम मुझसे ना मिलना चाहो, लेकिन आज की रात डोहान ने मुझे तुम्हारे घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया है, इसीलिए हो ना हो तुम्हें मुझे देखना तो जरूर ही पड़ेगा। वो पूछता है कि क्या तुम LG होटल में आ रही हो। वो कहते हैं कि हाँ, जब मुझे इनवाइट किया गया है तो मैं आऊंगी जरूर।
वहीं दूसरी तरफ डोहान वेटिंग रूम में बैठकर अपने दादाजी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर दादाजी आ गए और उनके साथ यून चाय भी आई हुई थी। डोहान ने उनको पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब दादाजी ने उसको बताया कि मैंने इसको यहाँ पर इनवाइट किया है और मैं आज यहाँ पर सबको यही दिखाना चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में हो। डोहान अब तक यही समझ रहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा डिनर होने वाला है, लेकिन दादाजी ने उसको बताया कि अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। डोहान ने दादाजी को कहा, मैं आपको पहले ही कह चुका था कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर दोबारा से ये बात क्यों स्टार्ट हो गई? और आपने मुझे क्या समझ रखा है? आप मेरी जगह पर जिहान को भी तो रख सकते हो, उससे यूनचाई की शादी करा दो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर दादाजी ने उसको कहा कि तुम अपनी मॉम की एक दाग हो, ना ही मैं इसको मिटा सकता हूँ और ना ही कवर कर सकता हूँ, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद डोहान उसको कहता है कि जिहान और मैं दोनों ही एक ही माँ से पैदा हुए हैं, इसलिए आप ये सारी बातें जिहान के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो वो कहते हैं कि जिहान मेरा ब्लेमिश है और अब मुझे जाना होगा, सारे गेस्ट वहाँ पर मेरा वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले गए और यूनचाई को वहाँ पर रहने के लिए बोल गए। वहीं दूसरी तरफ हम आजियों को देखते हैं जो कि उसी होटल में पहुंच गई थी और यहाँ आते ही उसको ये लगने लगा कि शायद यहाँ पर कोई बड़ी सी पार्टी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग और मीडिया वाले जो घूम रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए कहाँ। तभी उससे जिहान टकरा जाता है और वो उसको कहता है कि हमने तो डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं देखेंगे, तो अब तुम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। जिसके बाद वो बोली कि तुम तो इस तरह बातें कर रहे जैसे मैं कोई स्पाई हूँ और तुम किसी चीज को ढूंढना चाहते हो और मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो। वैसे तो यहाँ पर मैं डोहान की गेस्ट बनकर आई हूँ। जिस पर जिहान ने उसको कहा कि मुझे पता है तुम उसकी लवर नहीं हो, तुमने जो भी बातें मुझे बोली थी वो सब कुछ झूठ है। मुझे ये भी पता है कि तुमने डोहान को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना क्यों किया था, ताकि उसको हमेशा यही लगे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और तुम्हें इस तरह की लाइफ से कोई भी इशू नहीं है। तुम्हें वहाँ पर उस सेट से भी निकाल दिया गया, जबकि तुम्हारी गिरने वाली चीजों को भी कवर नहीं किया गया। और वहाँ से निकलने के बाद तो तुमने बिल्कुल डिसाइड ही कर लिया कि तुम डोहान की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी और उसी की एक्टिंग में भी शामिल हो जाओगी। तुम बिल्कुल फेक लाइफ जी रही हो। क्या डोहान को भी पता है कि तुम इस तरह की लाइफ गुजार रही हो? वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डोहान आ जाता है और वो उनको पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होने वाला है और बहुत शोर भी होगा, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही डोहान वहाँ से वापस आ रहा था कि जिहान भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसको कहने लगा कि तुमने उसको यहाँ पर इनवाइट क्यों किया है। जिस पर जिहान कहता है कि तुम हमेशा यही चाहते हो कि जो चीज तुमको खुश करने वाली हो बस वही होनी चाहिए, तुम्हें किसी और की खुशी से कोई भी मतलब नहीं है। जो चीज मैं सबसे छुपाना चाहता था तुमने उसको अनकवर कर दिया। ये दोनों यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहीं डायरेक्टर और सियोंगा भी आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम दोनों के बीच यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम दोनों भाई इस तरह लड़ क्यों रहे हो और एक दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे हो। वो तो यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन जिहान उसको कह देता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो दोनों तो वहीं पर जमकर बैठ जाते हैं। और डायरेक्टर डोहान से यही कहने लगता है कि क्या पता ऐसा हो कि तुम पकड़े जाओ और सबको पता लग जाए कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। और इतना कहते हुए वो सारी पिक्स भी वहीं पर रख देता है। जिसके बाद डोहान ने उसको पूछा कि ये पिक्स किसने बनाई है, किसने इसको मेरे पीछे भेजा था। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि चाहे किसी ने भी भेजा हो, लेकिन हमारे पास ये प्रूफ्स हैं जिससे सब लोगों को पता लग जाएगा कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। डोहान तब चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा और वो दोनों डोहान पर इल्जाम लगाते रहे। बट इन बातों को सुनकर जिहान तो चुप नहीं रहा और उनसे कहने लगा कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम दोनों चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्सा ही करने वाला था कि तभी डोहान उसको बोल देता है कि हाँ यही वो लड़की है, यही मेरी गर्लफ्रेंड है और इसी की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता। उधर हमें ग्रैंडपा इवेंट में दिखाए जाते हैं जो कि सभी लोगों से बातें कर रहे होते हैं। साथ ही वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि आज मैं आप लोगों को अपनी कंपनी के वारिस के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन मेरी कंपनी को संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डोहान दिखाया जाता है जो कि आजुंग से बात करने के लिए पहुंच चुका था। बट आजुंग उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बिजी होकर भी मुझे उस काम को नहीं बताया करते थे ताकि तुम मुझे बिल्कुल भी बिजी फील ना करवा पाओ। और वैसे जितनी बातें मैंने तुमको बोली हैं तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज है। इतना सुनते ही डोहान उसको कहता है कि तुम्हें एक्टिंग करना कितना पसंद है और जो एक्टिंग तुम अब तक करती आई हो तुम्हें आगे भी वही करनी है। उसकी ये बात सुनकर आजुंग तो एकदम से कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे 2 मिलियन वॉन देने होंगे। और उसका ये ऑफर तो डोहान एकदम से मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे भिजवा दूंगा और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दूंगा। इतना सुनकर आजुंग उसको कहती है कि तुम तो इस तरह बोल रहे हो कि तुम चायवोन खानदान से हो,
इतने में पीछे से जिहान भी आ जाता है, जो कि उन दोनों की बातें ही सुनने लगा था। अब आजुंग उसको पूछती है कि तुम्हें मेरा रोल तो बताना पड़ेगा, तभी तो मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें तो सिर्फ दादाजी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनना है, बस तुम्हारा इतना सा ही रोल होगा। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर ली डोहान का नाम अनाउंस कर देते हैं और उनके सामने लगा हुआ डोर भी ओपन हो जाता है। अब उस दरवाजे को खुलता हुआ देखकर आजुंग उसको पूछ लेती है कि क्या तुम ही ली डोहान हो, जिसका नाम वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है। इतना देखते ही डोहान तो उसको प्रपोज कर देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इससे पहले कि आजुंग वहाँ पर कुछ कहती, पीछे से जिहान बोल पड़ता है कि नहीं, ये तुमसे शादी नहीं करेगी। और इतना सुनते ही वो दोनों उसको देखने लग जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिहान और डोहान दोनों छोटे थे और अपने मॉम डैड का फोटो लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि उन दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। फिर हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि अपने सन इन लॉ से बात कर रहे थे और उसको कह रहे थे कि अब तुम्हें इन दोनों बच्चों को पालना है। तभी वो सन इन लॉ बोलता है कि एक तो आपकी बीवी आपको छोड़कर चली जाए और बाद में बस उसकी डेथ का ही पता लगे, और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि ये दोनों बच्चों को भी मुझे ही पालना है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ये दोनों ही बच्चे किसी और लड़के से आए हुए हैं, फिर मैं इन दोनों बच्चों को कैसे पाल सकता हूँ। फिर दादाजी कहते हैं कि तुमने उसको डिवोर्स इसलिए नहीं दिया ताकि तुम स्टॉक्स ले पाओ, जबकि तुम्हें पता था कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। फिर हमें इन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जब डोहान अपने छोटे भाई जिहान को वहाँ से भेज देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और खुद सियोना के पास आकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे से ये कह देती है कि तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है और उसको बैठने भी नहीं देती। उधर जिहान तो दादाजी के पास चला गया था और उनको जाकर लिपट जाता है, कहने लगता है कि क्या आप मेरे ग्रैंडपा बनोगे। लेकिन ग्रैंडपा तो उसको कोई भी जवाब नहीं देते, बल्कि उसको पीछे हटा देते हैं। जिसके बाद जिहान खुद ही समझ गया था कि उसकी तो इस घर में कोई जगह नहीं है और उसे अपनी जगह खुद ही बनानी होगी। इसीलिए वो बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाता है ताकि वो लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाए। फिर हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड कर रहा था और वहाँ पर बैठा हुआ किसी का आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ सेक्रेटरी कीमा जाते हैं और आते ही उसको कहते हैं कि सॉरी, मैं आ गया हूँ, मुझे पता है तुम किसी और का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी जिहान ने उनको कहा कि नहीं नहीं, मैं आप ही का वेट कर रहा था। इतना कहकर वो उन्हें कुछ कूपन्स वगैरह भी दे देता है, जिसमें कि ट्रिपल सैलरी, मेजर मिस्टेक्स को देखना था और भी काफी सारी चीजें थी। और साथ ही ये भी कहता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा तब आपको मुझे सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, और अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो मैं आपको ये सारी चीजें दे दूंगा। और जब ये बातें चल रही थी उस टाइम पर जिहान सिर्फ 14 साल का था, और जब वो 18 साल का हुआ तब वो काफी अच्छे से पढ़ने लगा। उसके एग्जाम सर पर थे और वो रातों को जाकर पढ़ाई कर रहा था, और उसी टाइम पर उसने एलजी ग्रुप में जॉब भी ले ली थी। लेकिन उसने ग्रुप में ये नहीं बताया कि वो यहाँ के सीईओ का ही पोता है। और अब जिहान 26 ईयर का हो गया है। मैं सिर्फ एक कदम पीछे रह गया हूँ हर चीज पाने में, और मुझे ये भी लग रहा है कि अब मेरा वो स्टेप तो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि डोहान तो युनचाई से शादी ही नहीं कर रहा है। उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो तो किसी और से शादी करने की बातें कर रहा है। इतना सोचते हुए वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस लड़की को कभी भी डोहान से शादी नहीं करने दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कंपनी डोहान के हाथों में नहीं आती है फिर तो जिहान वहीं का वहीं रह जाएगा। उसने इतनी मेहनत जो की थी वो सारी ही बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी ग्रैंडपा तो उसे कभी भी अच्छा बेटा नहीं मानते थे और ना ही उसको वो कंपनी देना चाहते थे, इसीलिए ही वो डोहान का यूज कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि गेट्स तो ओपन हो गए थे, लेकिन डोहान स्टेज पर आ ही नहीं रहा था। तभी सियोना कहती है कि अगर वो स्टेज पर नहीं आना चाहता तो मैं चली जाती हूँ। वो उठने लगी, तभी युनचाई ने उसको कह दिया कि तुम क्यों जा रही हो, अगर वो नहीं आना चाहता तो मैं स्टेज पर चली जाती हूँ। और वो सियोना को रोक कर सीधा स्टेज पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर बताने लगती है कि मैं कौन हूँ। उसने बताया कि मैं चायवोन ग्रुप की बेटी हूँ। वो तो स्टेज पर खड़े होकर ये सब बता ही रही थी, लेकिन सियोना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ गई और चुईमिन भी उसको यही कह रहा था कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई, कहीं उसके वहाँ पर जाने का मतलब ये ना हो कि ग्रैंडपा उन दोनों की मैरिज को ही अनाउंस कर दें। सियोना उसको ये कहती है कि तुम ऐसा कुछ कर दो कि वो बिल्कुल भी ना बोल पाए, लेकिन चुईमिन ने तो साफ कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो स्टेज पर पहुँच गई है, लेकिन चायवोन स्टेज पर कुछ भी नहीं बता लेकिन युनचाई स्टेज पर कुछ भी नहीं बताती और लोगों को कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, और इतना कहकर वो किड्स भी बंद करवा देती है। वहीं आजुंग तो बार बार डोहान से यही पूछे जा रही थी कि प्लीज तुम मुझे बता दो यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर भी जाती हूँ तो कम से कम मुझे कंडीशन का पता तो होना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। बट डोहान उसको कुछ भी नहीं बताता, उसको अपनी कार की चाबी देता है और कहता है कि तुम मेरी कार लेकर यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हें कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर आजुंग तो काफी सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे अब तक नहीं पता था कि डोहान के पास अपनी कार है। फिर डोहान वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि थोड़ी देर मेरा वेट करना,
आजुंग तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अभी भी डोहान खड़ा हुआ अपने भाई को ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आजुंग तो नीचे पहुंच ही गई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आखिर डोहान की कार है कौन सी। फिर वो वहाँ सारी कार्स के सामने जाकर उन्हें चेक करने लगती है कि उसकी कार कौन सी है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसे कहने लगती है कि तुम वही लड़की हो ना जो डोहान के साथ आई थी। वो उनसे पूछती भी है कि आप लोग कौन है और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। ये लोग भी बोल देते हैं कि हमें डायरेक्टर जुमिन ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आजुंग ने तो मना ही कर दिया कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाऊंगी, और वैसे भी अगर डायरेक्टर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही आना चाहिए था, और इतना कहकर वो उन्हें मना कर देती है। लेकिन ये लोग भी कहाँ मानने वाले थे। वो आगे बढ़ते हैं, तभी आजुंग उनको कहती है कि मैं बहुत जोर से चिल्लाती हूँ, अगर यहाँ पर कोई आ गया तो देख लेना, तुम बच के नहीं जा पाओगे। लेकिन वो लोग तो अभी भी नहीं रुक रहे थे। तभी वहाँ पर जिहान आ जाता है। उसने अपना फेस कवर किया हुआ था और वो तो आजुंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब भागते हुए जिहान उससे कार की चाबी मांगता है, कार को ओपन करता है और दोनों कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। ये सीन तो यहीं पर कट हो गया था। फिर नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आजुंग सोकर उठी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो यहाँ कहाँ पर आ गई है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी सर में भी दर्द हो रहा था और हाथ पैरों में भी काफी चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उठकर नीचे जाती है और नीचे जाते ही उसको जिहान और डोहान दोनों के साथ में फोटो दिख गए, जिसके बाद वो वहीं पर रुक गई और उसको पता लग गया कि ये उन दोनों का ही घर है। उसके पास जिहान का डॉग आ जाता है और वो उससे डर जाती है। तभी पीछे से जिहान बोल पड़ा कि तुम तो डॉग से ऐसे डर रही हो जैसे कोई चोर डरता है। वो जिहान से पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इस पर जिहान ने भी कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुम्हें याद ही नहीं कि कल क्या कुछ हुआ था। उसने कहा कि नहीं, मुझे सब याद है, कल मैं भागी थी उन सस्पिशियस लोगों से और फिर तुम्हारे साथ आ गई। वैसे तुमने फेस कवर क्यों किया था? जिहान उसको बताता है कि वो तो मैंने इसलिए किया था ताकि लोग मुझे पहचान ना पाएं। और क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहती है पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, ये सवाल बाद में पूछना। जिहान ने उसको कहा कि तुम यही पूछ रही हो ना कि ये घर किसका है, बट तुम तो ये भी नहीं जानती कि जिसको तुम प्यार करती हो वो तुम्हें कभी अपने घर पर भी नहीं लेकर आया। ये सुनकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि ये डोहान का घर है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा और उसका घर इतना प्यारा होगा। जिहान ने उसको ये पूछा कि आखिर तुम गाड़ी से कूद क्यों गई थी? तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें लग जाएंगी? फिर धीरे धीरे आजुंग को सारी बातें याद आती है कि जब गाड़ी में वो दोनों आ रहे थे तब जिहान ने अपना वो मास्क उतार दिया। फिर वो दोनों बात करते हैं, जिसमें जिहान ने उसको पूछ लिया कि तुमने तो बोला था कि तुम मेरा वो कॉन्टेक्ट अपने साथ लेकर आओगी। वो भी कह देती है कि हाँ मैं लेकर आई हूँ। वो पेज निकाल कर उसके सामने रख देती है और बोलती है कि यहाँ पर आगे मुझे उतार देना। बट वो पहले उससे एक प्रॉमिस मांगता है और कहता है कि तुम वो सारी बातें भूल जाओगी जो आज हुई हैं। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि डोहान ने मुझे शादी की बात कैसे कह दी, और वैसे भी इन सारे टॉपिक पर मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। वो कहता है कि तुम्हें उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। उसने कहा कि आखिर तुम डोहान की लाइफ को इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब तो वो आजुंग को उतारने के लिए भी तैयार नहीं था और स्पीड को तेजी करता जा रहा था कि मैंने 3 साल एक्शन क्लास भी ली है और मुझे जंप करना भी आता है, मुझे पता है कि मैं इस कार से सेफली जंप कर लूंगी। ये कहकर वो अपना बेल्ट निकालने लगती है। जिहान उसको पूछता है कि क्या तुम सच में कूदने वाली हो, और इतना कहकर वो तो बस डोर ओपन कर देती है और उसके सामने ही कूद जाती है। लेकिन कूदने की वजह से उसका सर तो एक पिलर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसको काफी चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। फिर जिहान उसके पास आता है और चेक करता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आजुंग अब भी यही कह रही थी, मैंने फिजिक्स के रूल के तरीके से ही छलांग लगाई थी, वैसे मुझे चोट तो नहीं लगनी चाहिए थी, और अगर मुझे चोट लग भी गई थी तो तुम्हें मुझे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था और तुम तो मुझे यहाँ घर पर ले आए। उसने कहा कि तुम्हारी कंडीशन इतनी भी खराब नहीं थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और वैसे भी मैं तुम्हारा दोबारा से गार्जियन नहीं बनना चाहता था। फिर आजुंग उसके पास आकर बैठ जाती है और उसको यही कहती है कि कल तुमने मुझे फेक गर्ल बोला था। हाँ, मैंने बहुत झूठ बोले हैं, मुझे डोहान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ पर रहता है, क्या करता है, क्या तुम उसके बारे में कुछ बातें बता सकते हो? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसके साथ 15 साल गुजार दिए, लेकिन वो सब कुछ फेक था, मैंने तो परेशान होकर ही झूठ बोला था। और कहीं डोहान कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करने लग गया, क्योंकि ऐसे इंसान को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी। और अब तो उसने सारी बातों को क्राइम के साथ ही जोड़ दिया, क्योंकि उसे तो बड़ा मजा आ रहा था ये स्टोरी बनाते हुए। बट ये सारी बातें सुनकर जिहान को तो गुस्सा ही आ रहा था। वो उठकर कहने लगता है कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो, पहले तुम अपना दिमाग चेक कराओ। लेकिन आजुंग ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक, पहले मुझे ये तो एक्सप्लेन करो,
अगर उसकी अरेंज मैरिज होती है तो उसको एक कंपनी मिलेगी, अगर उसकी लव मैरिज होती है तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और वो इतने बड़े घर में भी रहता है, क्या वो चाहे वो उनकी सेकंड जनरेशन है, वो जनरेशन तो है लेकिन सेकंड नहीं थर्ड जनरेशन है। और जिनकी बात तुम कर रही हो वो मेरे ग्रैंडपा हैं। और जैसा कि तुमने कल डोहान का नाम अनाउंसमेंट में सुना था, क्योंकि वहाँ पर यही अनाउंस किया जा रहा था कि वो एलजी के थर्ड जनरेशन में आएगा। लेकिन डोहान ने तो इस सारी अपॉर्चुनिटी को लात मार दी कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, और ऐसा हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।